Assalamualaikum class. In this lecture, we will study digestion and absorption of the macromolecules. In the previous slides, we already studied the digestive organs and their secretion work. So, digestion is the physiochemical process by which the complex food material are broken down to simple absorbable units. So if we simply define digestion, digestion is basically a physiochemical process. It involves the mechanical digestion, it will also involve the chemical digestion. So it is basically the physiochemical process by which the complex food materials are broken down into the simple absorbable units. अगर हम देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट थी हमारे पास जो है वो प्रोटीन थी, इसके अलावा हमारे पास जो है वो फैट थी। तो अगर इनके सिंपल अब्जॉर्बेबल यूनिट्स के बारे में अगर हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन विल बी ग्लूकोज, fructose and lactose, and the end product of the digestion of proteins are amino acids and peptides, and the end product of fat digestion are fatty acids, glycerol, 2-monoacyl glycerol, cholesterol, and lysophospholipid. इस स्लाइड के अंदर हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी कि डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपल अब्सॉर्बेबल यूनिट्स। उसके बाद हमने इस चीज को डिस्कस किया कि एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट विल बी द ग्लूकोज, fructose and lactose, and proteins का amino acid and peptide, and the end product of fat digestion is fatty acid. और इन एंड प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के एंड प्रोडक्ट मीन की अब्सॉर्बेबल यूनिट्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस। ओके, सो digestion basically occur करती है in lumen of GIT which is aided by the digestive enzyme of digestive juice. Now absorption is basically the chemical process by which the end product of digestion pass through the intestinal epithelium to enter the lymph or bloodstream. Okay, डाइजेशन जो है वो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ह्यूमन के अंदर जो है थ्रू डाइजेस्टिव जूस जो है उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन अब्सॉर्प्शन क्या है कि अब्सॉर्प्शन इज द केमिकल प्रोसेस by which the end product of digestion pass through the intestinal epithelium and to enter into the lumen. हमारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सबसे पहले हमारे जैसे इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल these absorbable substances enter into the duodenum cell, and then from this cell these substances enter into the blood. Absorption through the GIT will occur through different type of transport system, and these transport system may be active transport, may be diffusion, or may be facilitated transport. Okay. तो इस स्लाइड के अंदर अगर हम डिस्कस करते हैं कि डाइजेशन जो है वो मोस्टली किस तरह से अक्सर कर रही है, हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है कि डाइजेशन जो है वो बेसिकली डाइजेस्टिव जूस के जरिए जो है वो एलिमेंट जीआईटी जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होगी। अगर हम अब्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो अब्सॉर्प्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एंड प्रोडक्ट ऑफ जो है वो डाइजेशन जो है वो पास करेंगे इंटेस्टाइनल ल्यूमन से एपिथेलियम के सेल के अंदर,
और एपिथेलियम के सेल्स के अंदर से वो लिम्फ के अंदर और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो एंटर करेंगे। अब वो जो अब्सॉर्प्शन का ये प्रोसेस होगा ये किस तरह से होगा, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है वो सिस्टम जो है वो और मैकेनिज्म रन कर रहे होते हैं। वो सिस्टम जो है वो सिंपल डिफ्यूजन की फॉर्म में, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में होते हैं। अब हमें पता है कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनका क्या डिफरेंस है। हम इनके डिफरेंसेस को जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन हमें पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल का जो है वो मूवमेंट को हम जो है वो डिफ्यूजन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये होता है कि बाल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन फैसिलिटेट कर रहे होते हैं उन मॉलिक्यूल को, स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल को, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को। तो ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप के जो प्रोटीन्स हैं कि जो फैसिलिटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को, इस तरह की जो डिफ्यूजन है उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। कि ऐसी डिफ्यूजन जो फैसिलिटेट की गई है, जिसको फैसिलिटेट किया है थ्रू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, तो दैट टाइप ऑफ जो है वो ट्रांसपोर्ट इज नाउन एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ओके, देन देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की एक टाइप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये होता है कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको जब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी तो वो ओपन हो जाएंगे और उन चैनल्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली इस ऐसी टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, so through ATP, through energy source from low concentration gradient to the high concentration gradient, transfer of molecules is known as active transport. So the absorption of these substances, the end product of carbohydrates, proteins and fats, uh, from human to the cell and from cell to the blood, will occur through three types of system. That will be the passive diffusion, that will be facilitated diffusion, and that will be the active transport. Then if we separately study the lipid, amino acid and glucose transport, which type of transport system they carry. Like lipid. Lipids undergo the passive or simple diffusion. From high concentration to the low concentration may be the passive diffusion. The short chain fatty acids also uh, transport through diffusion. Amino acid. Amino acid will transport through primary active transport. Okay. Glucose will move through secondary active transport, and fructose, which is the end product of starch and carbohydrate, will transport from the lumen to the cell through facilitated diffusion. Okay, now we see इन द प्रीवियस स्लाइड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्यूजन के दरमियान में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के दरमियान और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान में क्या डिफरेंस था। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर दो टर्म्स को डिस्कस किया गया है कि प्राइमरी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। इसका डिफरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो डायरेक्टली एटीपी की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है और वो एनर्जी जो है उस
मॉलिक्यूल्स की जो है वो ट्रांसपोर्ट का बायस बनती है। वो प्रोटीन के चैनल्स को ओपन करेगी और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। दैट विल बी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन के चैनल को, और वो प्रोटीन का चैनल ओपन होता है और वहां से लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो जाता है। अब जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो इनडायरेक्टली जो है वो एटीपी से जो है वो एटीपी के थ्रू एनर्जी के सोर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ठीक है, इन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट the energy is derived secondarily from energy that has been stored in the form of ionic concentration differences between the two sides of the membrane। इसको जो है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो समझाती हूँ कि जो प्राइमरी अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये एक सेल है जिसकी सेल की मेम्ब्रेन है। सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे प्रोटीन के चैनल जो है वो मौजूद है। अब होता क्या है कि एटीपी का मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, ये एटीपी का मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है इस प्रोटीन के चैनल को, जो कि सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन का चैनल जो है वो ओपन होता है, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से 3 सोडियम के आयन जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और 2 पोटाशियम के आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि बाहर जो है वो सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, अंदर जो है वो पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। दैट मीन बाहर जो है वो हाईली पॉजिटिव और अंदर जो है वो नेगेटिव एक ग्रेडियंट जो है वो कायम हो जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से एनर्जी गई, ये एनर्जी इस आयंस की फॉर्म में सोडियम पोटाशियम ग्रेडियंट जो है की फॉर्म में स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो सोडियम के चैनल्स हैं, ये सोडियम जो कि बाहर हाईली पॉजिटिव और अंदर जो है नेगेटिव पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो चुका था, तो ये सोडियम रिटर्न बैक करेंगे अंदर की तरफ और पोटाशियम जो है वो जाएंगे बाहर की तरफ। तो अब जब सोडियम अंदर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो 2 सोडियम के साथ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ सेल के अंदर की तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो एनर्जी जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में आयंस में स्टोर हो गई थी पोटेंशियल ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से, वही एनर्जी जो है वो पास कर रही है ग्लूकोज को कि वो मूव करे इनसाइड द सेल। तो ये जो इनसाइड द सेल मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज है थ्रू 2 सोडियम आयन चैनल अगेंस्ट द टुवर्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट from high concentration toward the low concentration, this type of the transport is known as the secondary active transport। ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली जो है वो जो एनर्जी एटीपी की आयन के फॉर्म में स्टोर हुई थी, अब वो क्या हो गई, उस एनर्जी में ग्लूकोज को जो है वो मूव कराया है सोडियम चैनल और आयन की फॉर्म के साथ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में होता है। मैं एक दफा फिर इस बात को आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारा एटीपी था उसने एक ग्रेडियंट पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया था और उसी पोटेंशियल के डिफरेंस के साथ जब सोडियम के आयन वापस जो है वो रिटर्न बैक होना शुरू करते हैं सेल के अंदर की तरफ, तो अपने साथ सोडियम के मॉलिक्यूल को भी जो है वो ऐड करके ले आते हैं। तो इस तरह की जो इस फॉर्म में एनर्जी का पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ था, वो दोबारा से जो है वो सोडियम ग्लूकोज को इनसाइड द सेल लेके आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, द एटीपी ड्राइवन द सोडियम पोटाशियम पम्प स्टोर एनर्जी बाय क्रिएटिंग अ steep concentration gradient for sodium entry into the cell। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया और ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो मोस्टली क्या करता है, सोडियम को इनसाइड जो है वो लाने पे मजबूर करता है, जिसे हम कह सकते हैं। अब सेकेंडली हमारे पास क्या हुआ
कि as the sodium diffuse back across the membrane through a membrane transport co-transporter protein, it drive the glucose against its concentration gradient into the cell. तो ये क्या करता है कि यही सोडियम के आयन जो है वो ग्लूकोज को भी अपने साथ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो लेके आते हैं. So this type of energy is known as the secondary active transport. ओके, तो हम देख रहे थे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेक्टोज और डिफरेंट टाइप के जो है वो लिपिड के एंड प्रोडक्ट और प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड वो किस तरह से हो रहे थे, वो ट्रांसपोर्ट, उनका जो ट्रांसपोर्ट था वो थ्रू डिफ्यूजन हो रहा था, थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा था, थ्रू एक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था. लेकिन हमने देखा कि जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट के अन प्रोडक्ट है वो थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होते हैं. और इस लाइन में हमने देखा था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जिसके अंदर डायरेक्टली एटीपी का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा होता है, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम जिसमें इनडायरेक्टली जो है वो एनर्जी जो स्टोर होती है, वो स्टोर्ड एनर्जी जो आयन की फॉर्म में हो रही थी, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में हो रही थी, वो मॉलिक्यूल को जो है वो बैक टू द ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो सेल के अंदर जो है वो लेके आ रही है. तो इस तरह की जो हम ट्रांसपोर्ट को जो कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट कहते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हमारे जितने भी ह्यूमन डाइट्स है बेसिकली वो 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट जो है वो देखने में आते हैं, जिसमें हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है एंड देन मोनोसेकेराइड है. अब पॉलीसेकेराइड के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन है, अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है, जो कि बेसिकली इन स्टार्च होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होते हैं, और ये ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं. देन ग्लाइकोजन है जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से हमें हासिल होती है. देन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन है जो कि वेजिटेरियन डाइट से हमें मिल रहे हैं. तो हम बेसिकली इस स्लाइड में कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स को देख रहे हैं जिसको हम थ्रू डाइट जो है वो इनटेक करते हैं. या तो वो ग्लाइकोजन होगा, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन होगा, या वो ग्लाइकोजन नॉन वेजिटेरियन डाइट के थ्रू होगा, या वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में होगा. देन हमारे पास डाइसेकेराइड्स हैं. डाइसेकेराइड में हमारे पास सक्रोज होता है और लैक्टोज होता है. सक्रोज में हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जिसे हम टेबल शुगर और केन शुगर भी कहते हैं, और लैक्टोज which is glucose plus fructose, and this lactose is basically sugar है which is available in milk. So lactose is present in the milk and sucrose which is disaccharide, it is present in the cane sugar. Then we study the monosaccharide, and the monosaccharide is glucose and fructose, and other carbohydrates in the diet include alcohol, lactic acid, pyruvic acid, and dextrin, and the carbohydrates in wheat. So after इसमें हम जो पिछले स्लाइड है इसके अंदर हमने देखा कि हमारी कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप है जिनको हम जो है वो डाइट के थ्रू लेते हैं. वो पॉलीसेकेराइड हो सकती है, वो डाइसेकेराइड भी हो सकती है, और वो मोनोसेकेराइड भी हो सकती है. अब important dietary carbohydrates mostly are starch, lactose, and sucrose. So, sucrose will be the disaccharide, lactose will also the disaccharide, and third will be the starch. अब पिछले लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी जो है वो इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि हमारे स्लाइवी ग्लैंड कुछ स्लाइवा को जो है वो सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर अल्फा अमाइलेज होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो स्टार्च की जो है वो डाइजेशन करते हैं. अब हम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन डिफरेंट जो है वो लेवल के ऊपर देखेंगे, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन हम उसकी अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे. अब माउथ के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्लाइवी अल्फा अमाइलेज सिक्रीट हो रहा होता है जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज, माल्टो ट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन.
अब स्टमक के अंदर जो है द फंक्शन ऑफ पेटाइलिन इज लोस्ट। अल्फा अमाइलेज को हम पेटाइलिन भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज जो है वो HCl की वजह से, एसिड की वजह से स्टमक के अंदर जो है उस एंजाइम का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। अब क्या होता है कि जो सक्रोज है वो टू सम एक्सटेंट जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में जो है वो कन्वर्ट होगा HCl की वजह से। लेकिन मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में हमारे पास पेंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज और पेंक्रियाटिक पेटाइलिन आ रहा होता है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल भी कुछ जो है वो एंजाइम को सीक्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कि माल्टोज है, माल्टोट्रायोज है, लैक्टोज है, सक्रोज है एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन है जो कि माल्टोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोट्राइज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। और ये जितने भी इनके आगे ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं जैसे माल्टेज है, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रानेज, ये एंजाइम्स हैं जो कि सीक्रेट हो रहे होते हैं इंटेस्टाइन के सेल्स से। इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल से कुछ एंजाइम सीक्रेट हो रहे होते हैं जो कि स्टार्च की इस टाइप के ऊपर एक्ट करके इसको जो है वो मोनोसेकेराइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज एंड ग्लूकोज। So these are basically the end product of carbohydrate digestion. तो अब इस स्लाइड में हमने जो डिस्कस किया है, हमने क्या किया डिस्कस, हमने देखा कि माउस के लेवल के ऊपर कौन सा एंजाइम आ रहा था, अल्फा अमाइलेज आ रहा था जो कि कन्वर्ट कर रहा था हमारे स्टार्च को जो है वो माल्टोज में, माल्टोट्रायोज और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन में। और हमने देखा कि जो अल्फा अमाइलेज का फंक्शन था वो स्टमक के अंदर टोटली लॉस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ HCl जो है वो सक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। इसके बाद हमने ड्यूडेनम में देखा था कि अल्फा अमाइलेज जो कि पैंक्रियाटिक जूस से आ रहा होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोज, माल्टोट्रायोज और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे माल्टोज, माल्टोट्रायोज और अल्फा जो है वो लिमिट डेक्स्ट्रिन है, ये फर्दर जो है वो मोनोसेकेराइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के अंदर। ठीक है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल के ऊपर जो है वो उनकी कन्वर्शन हो गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे माल्टेज है, माल्टेज लैक्टेज, जो कि एक्ट करता है इन सबस्ट्रेट के ऊपर, उनको एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं तो इस स्लाइड में भी सेम हमें वही चीजें बताई गई हैं कि माउथ में स्लाइवा कौन से एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगा और उसको किस चीज में जो है वो कन्वर्ट करेगा। जैसे कि स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर स्लाइवी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि सबस्ट्रेट पॉलीसेकेराइड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको डाइसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस स्टमक से जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है जो कि वीक अमाइलेज है, एक्शन इज गिंजिवल। स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल के ऊपर पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जो कि पॉलीसेकेराइड के ऊपर कन्वर्ट करके उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास एंट्री सक्कस जो है वो एंट्रीकाइनेज है। तो हमारे जितने भी जो है वो ड्यूडेनम के जितने भी सेल्स एंटेरोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सक्कस एंटेरिकस, एंड सक्कस एंटेरिकस बेसिकली सक्रेज है, माल्टेज है और लैक्टेज है जो कि सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं और इसको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो कि हमारे क्या है मोनोसेकेराइड्स हैं मोस्टली।
इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो अब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो किस तरह से होती है। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ल्यूमन है उसके जो एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, तो अब्सॉर्प्शन जो है वो उस लेवल पे होगी। सबसे पहले क्या होगा कि ल्यूमन से ट्रांसपोर्ट होगा एंड प्रोडक्ट का सेल के अंदर, और फिर उस सेल से ट्रांसपोर्ट होगा एंड प्रोडक्ट का टुवर्ड ब्लड। So, transport from the lumen to the enterocyte. एंट्रोसाइट क्या है? वो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली क्या है? सेल्स है। अब इसके अंदर जो प्रोसेस होगा, जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, वो किस तरह से मूव करेंगे? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू मूव करेंगे, और इनकी जो कैरियर प्रोटीन होंगी, जो कैरियर प्रोटीन जो कि प्रेजेंट है, जो इसकी कैरियर प्रोटीन है, मतलब कैरियर प्रोटीन जो कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1। ओके, और अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज की ल्यूमन से एंट्रोसाइट के अंदर जो एंट्री होगी वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के फॉर्म में होगी, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हमारे पास ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 5 के प्रोटीन जो है वो सेल्स के ऊपर जो है वो मौजूद होगी। सो अब क्या हुआ कि जो एंट्रोसाइट्स हैं, एंट्रोसाइट्स में जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की एंट्री है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के थ्रू होगी, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन थी वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 की फॉर्म में होगी। ठीक है, मैं ऑलरेडी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप की प्रोटीन थी, वो पहले क्या कर रही थी, एटीपी से डायरेक्टली जो है वो एनर्जी लेके क्या कर रही थी, 3 सोडियम को आउटसाइड और 2 पोटाशियम को इनसाइड कर रही थी। तो पोटेंशियल का एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया था। अब वो पोटेंशियल का डिफरेंस जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ दोबारा से अगेन जो है वो सोडियम मूव करेंगे, तो जब सोडियम मूव करेंगे तो वो अपने साथ 2 सोडियम जो है वो 1 ग्लूकोज को जो है वो एंटर कराएंगे सेल के अंदर। तो वो जो हमारा सिस्टम था वो क्या था, सेकेंडरी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, और उसकी जो प्रोटीन है वो कौन सी है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अब फ्रक्टोज जो है, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ल्यूमन से एंट्रोसाइट सेल के अंदर, मतलब ड्यूटेनियम के सेल के अंदर एंटर होगा, और उसके अंदर जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोटीन है वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन के नेम है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अब एंट्रोसाइट के अंदर जो है वो एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट एंटर हो गए। अब उन्होंने एंटर होना है एंट्रोसाइट से ब्लड के अंदर। तो जैसे हम देखते हैं कि एक वॉल से वो एंटर हुए, अब उसकी ऑपोजिट वॉल से उन्होंने निकल के ब्लड के अंदर डिफ्यूज करना है। तो उधर जो प्रोसेस होगा वहां पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 2 मौजूद होगी। और अगर हम देखते हैं फ्रक्टोज की एंट्री के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 प्रोटीन की, लेकिन जब वो ब्लड के अंदर जो है वो डिफ्यूज करेगी एंट्रोसाइट से, तो वहां पर जो प्रोटीन मौजूद होगी दैट विल बी द ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2। ओके, तो आई थिंक आपको इस स्लाइड के अंदर जो है वो डिफरेंस पता चल गया होगा। इस स्लाइड के अंदर हमने जो ह्यूमन के अंदर एंड प्रोडक्ट हमारे बने थे ड्यूटेरियम की वॉल के अंदर, उनको सबसे पहले वॉल के सेल के अंदर एंटर कराया, और फिर उस सेल से हमने ब्लड के अंदर डिफ्यूज कराया। तो सेल के अंदर वो किस तरह से एंटर करेंगे, थ्रू द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वहां पर जो प्रोटीन होगी वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज और
ट्रांसपोर्ट 5 कैरियर प्रोटीन। ओके, अब जब वो एंथ्रोसाइट्स के अंदर आ गया है ग्लूकोज भी, ग्लेक्टोज भी, फ्रक्टोज भी, अब उसमें डिफ्यूज करना है टूवर्ड द ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की डिफ्यूज करने के लिए भी उसको एक वॉल को क्रॉस करना है, और उस वॉल को क्रॉस करने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोटीन हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 है, और फॉर फ्रक्टोज के लिए भी सेम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2। So in this slide, we study the absorption of carbohydrates. So absorption of carbohydrates is what? Glucose is transported into the intestinal mucosal cell by a carrier-mediated energy-requiring process, or this energy-requiring process will be in the form of secondary active transport, and we can also say it as sodium-dependent glucose transport. The concentration of sodium is higher in the interstitial lumen as compared to the mucosal cell. Sodium moves into the cell along the concentration gradient, and simultaneously glucose is transported into the intestinal cell. तो इसके अंदर सेम वही बताया गया है कि जिस तरह से सोडियम के सेल्स ने एटीपी के मॉलिक्यूल एटीपी से एनर्जी ली थी, और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो उन्होंने मूव किया था। तो वो जो एक कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट हो गया था, तो वो सोडियम ह्यूमन के अंदर जो है वो ज्यादा हो गया था, और ग्लूकोजल वो जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है वो कम हो गया था। अब उन्होंने सोडियम ने क्या किया था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो है उन्होंने मूव ऑन करना शुरू किया था। पहले वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करते हैं, एटीपी से एनर्जी लेके बाहर की तरफ मूव करते हैं, फिर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं, मतलब हाई से लो की तरफ मूव करते हैं अलोन में। जब वो हाई से लो की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो वो अपने साथ ग्लूकोज को भी सेल के अंदर ले आते हैं, ठीक है। एंड मीडिएटेड बाय कैरियर बाय सेम कैरियर system, sodium diffuse into the cell and it drags along with it ग्लूकोज। अब क्या हुआ कि जब सोडियम ग्रेडियंट के अलोंग मूव करना शुरू हुए ह्यूमन से सेल के अंदर, तो वो अपने साथ ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को भी खींच जाए। एंड द इंटेस्टाइनल सोडियम ग्रेडियंट इज द इमीडिएट एनर्जी सोर्स फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो ये जो सोडियम का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था पहले एटीपी की फॉर्म में, एटीपी से एनर्जी लेके, तो वही सोडियम के ग्रेडियंट ने क्या किया, ग्लूकोज की एंट्री करवाई है सेल के अंदर। Since the re-entry of sodium into the intestinal lumen is an energy requiring active process, और ये एक्टिव प्रोसेस, ये एनर्जी ऑलरेडी जो है वो एटीपी से वो सोडियम के आयन जो है वो ले चुके थे, और उन्होंने अपना एक ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट किया हुआ था। एंड द एंजाइम सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये उसके फर्स्ट पॉइंट पे लेके आए हैं कि जब जिस पॉइंट के ऊपर सोडियम और पोटेशियम ने पहले क्या किया था, एटीपी से एनर्जी ली थी, ठीक है, एटीपी से सोडियम ने एनर्जी लेके वो फर्स्ट क्या किया था, अगेंस्ट द ग्रेडियंट गए थे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ गए थे। जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की, दैट मीन कि एनर्जी के थ्रू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना, ठीक है, ल्यूमन में जाना। फिर वो सोडियम के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम कंसंट्रेशन के अलोंग जाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन के अलोंग मीन के हाई कंसंट्रेशन से हम लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अब जब उन्होंने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने साथ क्या किया, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को भी खींच के ले आए, और जब वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अपने साथ खींच के ले आए तो वो इस तरह से जो मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज हुई वो क्या हुई, एक सोडियम ग्रेडियंट के थ्रू हुई एनर्जी स्टोर फॉर्म में। तो ये हमारी जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट थी, ये हमारी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी। होपफुली आप लोग इस जो अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में हुई है, आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद इस स्लाइड के अंदर से उसी बात को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है।
ओके, इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो कुछ जो हमारी डाइजेशन की हमने कहा था कि जो एंडोसाइट होते हैं वो डिफरेंट टाइप की जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं एंजाइम, जो कि फर्दर जो है वो डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मोनोसेक्राइड की इस लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम अब्सॉर्प्शन को देखते हैं। हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो फ्रक्टोज है उसकी जो भी अब्सॉर्प्शन है, अब्सॉर्प्शन मीन कि सबसे पहले क्या होना, सेल के अंदर एंटर होना। तो सेल के अंदर जो एंट्री है वो फैसिलिटेटेड डिवीजन के जरिए होती है। डेट मीन कि यहाँ पर फैसिलिटेटेड जो है वो कैरियर प्रोटीन मौजूद होती हैं जो कि फ्रक्टोज की एंट्री करवाएंगी सेल के अंदर। ओके, अब जब वो सेल के अंदर एंटर कर गया तो उसने दोबारा से जो है वो एंटर करना है ब्लड के अंदर। अब सेल से जो है उसको, सेल से वो किस तरह से रिमूव होगा, उस सेल से रिमूव होने के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो को ट्रांसपोर्ट 2 की जो है वो कैरियर प्रोटीन जो है वो मौजूद थी, जिन्होंने इसकी फ्रक्टोज की जो है वो एंट्री करवाई फ्रॉम जो है वो एंट्रोसाइट टू द ब्लड। ओके, अगर हम यहाँ पे सोडियम की देखते हैं, अब्जॉर्प्शन द प्रोसेस फ्रॉम ल्यूमन टू द सेल थ्रू द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि सोडियम ने जैसे ही एंटर किया है सेल के अंदर तो वो अपने साथ ग्लूकोज को भी लेके आ गई है। ये हमारे पास जो टाइप थी ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो है वो सोडियम के साथ ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आ चुकी है। अब वो सेल को कैसे लीव करके ब्लड के अंदर जाएगी, तो हमने देखा कि जो ग्लूकोज है वो ग्लैक्टोज 2 मतलब फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू जो है ये दोनों एंटर कर रही हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और इसके लिए जो कैरियर प्रोटीन होगी वो भी जो है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में जो है मौजूद होगी। ओके, तो हमने यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का जो है वो मैकेनिज्म देखा है कि मोनोसेक्राइड आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल by facilitated diffusion or by secondary active transport with sodium. Okay, and the absorbed monosaccharide leave the epithelial cell by a facilitated diffusion and enter the blood, and the blood distribute the nutrients throughout the body. Okay, तो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन में हमने देखा कि सबसे पहले जो है फ्रक्टोज ग्लूकोज और ने फ्रक्टोज और ग्लूकोज ने फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन से जहाँ पे उनकी डाइजेशन हुई थी, कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट बने थे, वहां से एंटर करना है एंट्रोसाइट के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल से फिर उन्होंने लीव करके ब्लड के अंदर एंटर करना है। तो उन्हें 2 वॉल्स को जो है वो क्रॉस करना है, और थ्रू 2 वॉल्स को क्रॉस करने के लिए उनका जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है और जो ट्रांसपोर्ट की प्रोटीन्स हैं वो टोटली डिफरेंट है, और हर टाइप की जो है वो अन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए भी वो डिफरेंट होगी। ओके, तो इस लेवल के ऊपर हमने क्या देखा है, अब्सॉर्प्शन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरह से होती है। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो थ्रू ब्लड जो है ग्लूकोज वो लीवर के अंदर रीच करेगी। लीवर के अंदर जो है वो ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर हो जाती है तो वो ग्लूकोज लीवर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है, और वो जो स्टोर फॉर्म होती है वो उसकी ग्लाइकोजन की फॉर्म होती है। ठीक है, और ब्लड के ही थ्रू ग्लूकोज जो है वो मसल के अंदर जाती है। ग्लूकोज अगर मसल के अंदर भी जो है वो एक्सेस फॉर्म में हो जाएगी तो वो स्टोर हो जाएगी ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। और ग्लूकोज जो है जब हमें नीड होगी मसल को तो वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगी। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है तो ग्लूकोज जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और अगर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और लैक्टिक एसिड थ्रू ब्लड जो है वो अगेन जो है वो लिवर में जाएगा, और वहाँ से जो है वो ग्लाइकोजन को जो है अमीनो एसिड और ट्राइग्लाइसराइड में जो है वो कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्लड के थ्रू जो ग्लूकोज है वो डिफरेंट जो है वो टिश्यूज के अंदर भी जाके ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, और
यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो ब्लड के अंदर आता है, और थ्रू लंग जो है वो अगर हम देखते हैं तो थ्रू लंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो थ्रू लंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ब्लड से जो है वो रिमूव हो जाता है। ओके, तो इसके अंदर हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेने के बाद हमने उसको डाइजेस्ट कराया, ठीक है, माउथ के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल के ऊपर। उसके जितने भी एंड प्रोडक्ट बने थे फिर वो एंड प्रोडक्ट अब्सॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर गए थे। अब्सॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर ये एंड प्रोडक्ट पहले एंट्रोसाइट मतलब जो एपिथेलियम सेल्स हैं उनके अंदर एंटर किया था। उनके अंदर एंटर करने के बाद यही कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट में एंटर किया था ब्लड के अंदर, थ्रू द एंट्रोसाइट से वो ब्लड के अंदर एंटर हुए थे। अब वो ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद लीवर के अंदर पहुंचे ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है वो लीवर के अंदर और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ। कुछ जो है वो ब्लड के थ्रू मसल में गया और वहाँ पे जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ, और जरूरत पड़ने पर जो है वो उसने एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की। उसके अलावा कुछ जो ग्लूकोज होता है वो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो है वो क्या कहते हैं एनर्जी प्रोवाइड करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एसिटाइल को एक रैप साइकिल के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है वो ब्लड के अंदर एंटर करता है, और ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद वो लंग में जाके बाइकार्बोनेट CO3 बनता है, और H2CO3 दोबारा से लंग के अंदर कन्वर्ट होता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इसमें हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक देखा, उसका डाइजेशन देखी, उसकी हमने ऑब्जॉर्प्शन देखी, ऑब्जॉर्प्शन के बाद हमने उसकी मेटाबॉलिज्म देखी कि जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ब्लड के अंदर एंटर करता है तो वो किस तरह से जो है वो सेल के लेवल के ऊपर जाके जो है वो क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है सेल को, या फिर वो अगर एक्सेस फॉर्म में होता है तो वो मसल्स के अंदर या लिवर के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो ये थी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो कुछ पेशेंट्स को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस इज बेसिकली एन इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब लैक्टोज that result in gastrointestinal symptoms when milk or milk product are consumed. तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो लैक्टोज इंजाइम की एब्सेंस की वजह से जो है वो हो जाती है। इसकी बेसिकली जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस के कॉजेस क्या होते हैं, reduce or absent activity of the enzyme lactase and a congenital absence of lactase enzyme from birth due to mutation of lactase producing gene। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो बेसिकली होती क्या है कि जो लैक्टोज है उसकी जो डाइजेशन है उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब लैक्टोज, ना वो लैक्टोज को अब्सॉर्ब कर सकते हैं ना वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। gastrointestinal symptom when the milk and the milk product are consumed। बेसिकली जो मिल्क है उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है और वो लैक्टोज जो है वो ना ही डाइजेस्ट होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस की डिजीज के अंदर, और ना ही वो लैक्टोज जो है वो अब्सॉर्ब हो रहा होता है। अब उसके वो कॉजेज जो है वो बता रहे हैं कि या तो रेड्यूस और एब्सेंट एक्टिविटी ऑफ इंजाइम लैक्टेज है, या तो वो इंजाइम लैक्टेज ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है, या तो कंजेनिटल जो है वो एब्सेंस ऑफ लैक्टेज इंजाइम, या तो कुछ जीन्स का जो है वो जो लैक्टेज प्रोड्यूसिंग जीन्स होते हैं उसके अंदर ऐसी म्यूटेशन आई है कि वो लैक्टेज के इंजाइम को ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं वो एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, इसके अलावा नौसिया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, और इसके अलावा जो हमारे पास लिस्ट आती है एब्डोमिनल जो है वो ब्लोट। ओके, एब्डोमिनल ब्लोटिंग बेसिकली occurs when the abdomen feels full and tight।
It commonly occurs due to the buildup of gas somewhere in the gastrointestinal tract. Bloating causes the belly to look larger than usual and it may also feel tender or painful. तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग के अंदर बेसिकली क्या होती है कि जो हमारी बेली है उसमें टेंडरनेस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा वो टाइट जो है वो फील होती है। इसके अलावा इसके अंदर गैस जो है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है एब्डोमिनल ब्लोटिंग में। ओके, तो ये जितने भी फीचर्स हैं, एब्डोमिनल ब्लोटिंग है जिसमें टाइटनिंग ऑफ जो है वो बेली होती है, और इसके अलावा जो है वो गैस जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है, एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, नॉजिया है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के हैं। और अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट में हम जो है वो लैक्टोज इंजाइम के टैबलेट्स लेना शुरू कर देंगे, या कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देंगे, या ऐसा मिल्क जो है वो यूज करेंगे जो कि लैक्टोज फ्री होगा, और कुछ जो है वो डाइटरी चेंजेस भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस सारे जो है वो लेक्चर्स के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस तक आज हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन देखी, उसकी जो मेन डाइजेशन थी। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा देखा था कि माउथ से लेके जो है वो ड्यूडेनियम तक कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स जो है वो अपनी सिक्रीशन को जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो फूड जो है वो किस तरह से जो है वो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो है वो मूव करती है। और इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक था कि डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, तो वो किस तरह से हो रहा है उसको हमने जो है वो डिटेल जो है वो स्टडी किया है। इसमें सिर्फ हमने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को देखा है, उसकी ऑब्जॉर्प्शन को देखा है, उसकी मेटाबॉलिज्म को देखा है। उसमें हमने जो लैक्टोज इंटॉलरेंस इज मोस्ट कॉमनली जो है वो डिजीज है, तो उसको जो है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो है वो फैट डाइजेशन को और प्रोटीन डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन और उसके जो है वो मेटाबॉलिज्म को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, इंशाल्लाह होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको इंशाल्लाह हम जो है क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।